ये देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर जरा मुझे एक बात तो बताओ वैसे तुम लोग, ये इसका आंसर मैंने किया हुआ है। ये जो हमारी जो रॉड है इसकी जो इनिशियल लेंथ है ये कितनी है? 10 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ अल्लाह के बंदो, आपने रेलवे की पटरियां देखी है? रेलवे की पटरियां, ट्रैक्स, यस सर। है ना? उसके दरमियान गैप कितना होता है? इतना मामूली सा प्रैक्टिकली बात की जाए, क्या कहते हो? जी सर। यानी ये कितना गैप होगा? 4-5 इंच? यस सर। एक 10 मीटर, मतलब कैलकुलेशन को छोड़ो, मैं सिर्फ गैस वर्क की बात कर रहा हूं। एक रॉड की लेंथ 10 मीटर है, तो क्या उसकी फाइनल लेंथ 20 मीटर हो सकती है? कभी ऐसा हो सकता है? डबल हो सकती है, मतलब इतनी रॉड इतनी बड़ी हो सकती है। जबकि टेम्परेचर कितना चेंज किया है? 25 to 50, 25 डिग्री चेंज किया है। तो मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर, समझ में आ रही। अच्छा, अब ये 5 आंसर हो सकता था, 5 तो छोटा हो गया। क्या हीट देने से रॉड बड़ी होती है छोटी होती है? बड़ी होती है सर। तो ये 5 तो निकल गया। तो 20 और 30 को तुम देखो तो अल्लाह के बंदों को तो अच्छी खासी लेंथ है। ये बात मेरा ख्याल होगी मेरी। यस सर। सर हमने खाली वैल्यूज देखी और सॉल्व करना शुरू। सर वैल्यूज देखने का तो टाइम ही नहीं मिला ना। वो तो ठीक है, लेकिन एक एजुकेटेड गैस जिसको कहते हैं वो भी तो तुम लोग सीखना शुरू करो ना। एजुकेटेड गैस क्या होता है, वही मैं बात समझाना चाह रहा हूं। एक मिनट जरा। एजुकेटेड गैस यही बात है ना कि आप ये अंदाजा लगाओ कि एक रॉड है, उस रॉड को हमने अगर हीटअप किया तो उसकी लेंथ क्या डबल हो सकती है? रेलवे ट्रैक कितने बड़े होते हैं? उनमें 2 या 3 इंच का गैप रखा जाता है, बस 2-3 इंच का। जबकि मैं 10 मीटर से 20 मीटर पे लेके जा रहा हूं, एग्जैक्टली डबल कर रहा हूं लेंथ, नहीं हो सकता। 30 कर रहा हूं, नहीं हो सकता। 5 कम कर रहा हूं, नहीं हो सकता। तो 10 है तो 10.003025, हाँ जी समझ में आ रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता, कैसे पूछता कि व्हाट विल बी दी इंक्रीज इन लेंथ? इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है हमारे पास? डेल्टा एल, क्या ख्याल है? तो वो डेल्टा एल अगर क्वेश्चन होता तो इस जवाब में से क्या चीज निकल जानी थी, मुझे कोई बता सकता है अभी? ये 10 माइनस हो जाता, 0.003025, बस इतना मामूली सा इंक्रीमेंट होता उसके अंदर। तो जब हमने आपको डेल्टा एल वाला क्वेश्चन कराया था, आप याद करें, 0.00 के बाद वैल्यू लिखी हुई थी 20 करके, याद है? ये समझ आ रही है मेरी बातें, ऊपर से गुजर रही हैं? नहीं सर, समझ आ रही है। समझ आ रही हैं? तो मुझे अल्लाह के बंदो, किसी ने तो मुझे तो जवाब 0.0020006 भी लिख के भेजा हुआ था। मैंने कहा ये क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने पूछा था। उन्होंने कैलकुलेशन की है, उन्होंने मुझे कैलकुलेशन दिखाई, मैंने कहा ये मैंने डैश पूछा फाइनल लेंथ। उन्होंने फाइनल लेंथ का फॉर्मूला यूज किया और कैलकुलेशन सारी गलत की। इसका मतलब है आपके जहन में पहले से जवाब मौजूद है 0.0020006। आपने पॉइंट के बाद 2 0 लगाने वाला आंसर जहन में रखा था, आपने वही जवाब निकालने के लग गए। जबकि मैं यहां पूछ रहा हूं व्हाट विल बी द लेंथ, फाइनल लेंथ। पहले लेंथ क्या थी, अब लेंथ क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा हूं। पहले लेंथ क्या थी और लेंथ कितनी चेंज हुई, कितनी बड़ी हुई लेंथ, वो नहीं पूछ रहा। लेकिन आपने जवाब वही बताया हुआ था, आप में से किसी एक ने। सो रॉन्ग है ना, एजुकेटेड गैस तो नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई सोच समझ के मुझे जवाब दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस आप लोग लग गए जवाब करने में। अब मैं एक की मिसाल देके सबको बोलना चाह रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कोई आप में से बोले कि मैंने ऐसा नहीं किया था। ओवरऑल पूरी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, जिसने इसको समझा है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑन द एवरेज आप लोग इसको नहीं पिक कर पाए सारे। इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो रिमेंबर, जब भी एक लेंथ दी होगी, फाइनल लेंथ क्या होगी, तो उसमें मामूली सा इजाफा होगा। तो वही जो लेंथ होगी उसमें प्लस 0.00 करके ही कुछ ना कुछ आपका जवाब होता है। ये जरा एजुकेटेड बात है, इसको ध्यान में रख लो। एजुकेटेड गैस की डबल नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, 2 टाइम्स इंक्रीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता।
ओके यस सर। इसकी समझ में अभी भी नहीं आया, वो मुझे बता देगा नहीं जी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं जिसको अलग से मसला है वो पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको जूम के ऊपर पर्सनली समझा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला मेरा ख्याल है ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रूट कैलकुलेट करना था 31। यस सर। ऐसे ही है। अच्छा इसमें एक चीज और नोट कर लो, ये मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि पढ़ाते वक्त ये मेरे जहन से निकल गया था, तो मैंने पर्पसली इसमें लिख के दिया है क्योंकि मैंने आपको बात नहीं बताई थी। और वो क्या है कि 1 ATM जो है ना वो बेटा उसका असल में जो प्रेशर है उसका जो SI यूनिट है पास्कल है, जो कि इक्विवेलेंट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। वैसे तो SI यूनिट है पास्कल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसके बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 के। प्लीज आप इसको नोट रखिएगा, दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक। जरूरी नहीं वो आपको दे, हो सकता है वो आपसे पूछ भी ले, ठीक है। 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 ATM, जिसको 1 बार भी कहते हैं। ये प्लीज आप नोट रखिएगा। हमारे पास V RMS इक्वल है 3P अपॉन रो के, सही है। ये वाला फॉर्मूला फिट बैठेगा ना, क्या कह रहे? यस सर। तो 3P की वैल्यू 1.01 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और डेंसिटी कितनी दी थी 8.99 एक्सपोनेंट -2। मेरा ख्याल है मैंने सही वैल्यू लिख दी है सारी। अच्छा भाई 3 इंटू 1.01 एक्सपोनेंट 5, ये वाला जो 10 की पावर -2 है, -2 नजर आ रहा होगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, ओके। 8.99 को 9 कर दूं, यस सर। जी सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको 3 1 और 3 3 9 कर सकता हूं? जी जी सर। कोई इशू तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा जनाब, ये 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 7 7 हो जाएगा, गुड। और नीचे क्या बचा आपके पास? 3 बचा। इसको मैं अगर पॉइंट को मैं राइट पे मूव कराऊं, राइट पर, तो ये पावर कितनी हो जाएगी? अगर इस पॉइंट को राइट पे मूव करा दूं 6 हो जाएगी। गुड गुड। तो VRMS इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10.1 एक्सपोनेंट 6 अपॉन 3। बोलो ठीक है? यस सर। ओके, VRMS। अब देखो ये 10 की पावर 6 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगी? 10 की पावर 6 है और रूट का मतलब है पावर कितनी होगी? 1/2। तो ये रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3। और रूट में हमारे पास क्या है? 10.1 को मैं 10 ले लूं अपॉन 3। जी सर। अच्छा, VRMS अंडर रूट 3 1 3 एंड 3 9 जा। अच्छा ये तो जाहिर सी बात है, जब 10 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, तो 1 आएगा पॉइंट लगा के 0 पे, तो ये होना चाहिए बेसिकली 3.33, इस तरह चलना चाहिए, ऐसे ही है ना। अब जरा सुन देखिएगा, और बाहर आ रहा है एक्सपोनेंट 3। अगर मैं इसको मान लूं कि ये √3 है तो इसकी वैल्यू 1.732 होती है। अच्छा ये याद रखिएगा, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू ये याद होनी चाहिए, ये हम कहते हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए। यानी ये तकरीबन 1.414 और ये 1.732 ये बनती है, ठीक है। तो और √4 तो आपको पता है कि वो 2 होता है, राइट। तो ये और रूट अगर मैं 4 करता हूं तो वो हो जाएगा 2। अब 1.7 और 2 ये जरा गौर से देखने जो मैं बात करने जा रहा हूं। अगर मैं इसको 3 मानते हुए आंसर निकालता हूं, 3 मानते हुए VRMS, तो 1.732 10 raised to power 3 आ गया। तो VRMS
अगर मैं इसको √3 मान के करता हूं तो 1.732, अगर √4 मान के करता हूं तो ये 2 आना चाहिए। अब जरा देखना, तो मैंने 1.732 और 10 की पावर 3 की, तो VRMS मेरे पास अभी पावर 3 का मतलब है पॉइंट को मुझे कितने डिजिट मूव कराना है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1732। क्या करें, मेरा आंसर 1732 यानी 1.732 है ना, तो इसका मतलब पॉइंट लगाऊं तो 1732, और इधर भी अगर मैं लगाना चाहूं तो 3 0 लगा सकता हूं। तो मेरा आंसर 1732 से 2000 के दरमियान कोई वैल्यू है मेरे पास। ये जो जवाब है, ये जवाब है मेरे पास √3.33 और साथ में 10 की पावर 3 का मतलब है 1000 है। ओके, मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको 3.33, ये जो 33 है इनको छोड़ दूं, इसको खाली अगर मैं 3 मान लूं, क्या मान लूं 3, तो 3 का रूट क्या होता है 1.732। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और अगर मैं कहूं 3.33 नहीं, ये 4 है, इसको पूरा 4 मान लूं, तो 4 का रूट कितना होता है 2। तो यहां पे साथ में 1000 है, और अगर मैं इसको 4 मानता तो √2 आता तो कितना आता 1000। ये बात समझ आई? यस सर। ये कितना बनता 1732 और ये कितना बनता 2000। अब मेरा आंसर 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, बल्कि 3.33 है, तो इसके दरमियान की वैल्यू होनी चाहिए ना मेरी। यस सर, बिल्कुल। अब जरा स्क्रीन पे आंसर देखो, 1732 और 2000 के दरमियान कौन सी वैल्यू है? ए। अब समझ में आया? ये उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूं जो कह रहे थे कि रूट कैसे लेना है, तो √2 1.414 ये भी याद कर लो, √3 1.732 ये भी याद कर लो। ये देखो जब न्यूमेरिकल आएंगे तो ये फिर चीजें समझ में आना शुरू होंगी ना, कि मैं कौन कौन सी चीजें आपसे कह रहा हूं कि जनाब आपको याद करनी है। मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि अब तुम लोगों की समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं थर्ड वाले की। क्या थर्ड वाला तुम लोग करने में कामयाब हो गए थे? मतलब ये 32 वाला, काइनेटिक एनर्जी पर मोल फॉर मोनोएटॉमिक। 5 divided by 2, sorry, 5 divided by 2. मोनोएटॉमिक सर 3 divided by 2 RT। गुड, 3 divided by 2 RT। तो रखो इसको और फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सॉल्व करो। कर लिया लगा ये सर अगर जैसे आपने यहाँ पे 3 बताया ना, 3 और 4 के बीच में करवाया आपने, अगर हमारा 5 हो या 7 हो तो 7 और 8 के बीच में हम लोग ट्राई करेंगे उसको। देखो ये जो अमेरिकन हम आपको बता रहे हैं ना, ये हम आपको उतनी वैल्यूज के लिए बता रहे हैं जितने वैल्यू के रूट आपने याद करने हैं। अच्छा, ये अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम आपको 1 से लेकर 50 तक सबके रूट याद करवाएं। बात समझ में आ रही है? सही सर। तो एग्जाम में सर ये 2 3 से ज्यादा नहीं आता है रूट वाले? 2 3 बाय डिफॉल्ट आपको याद होने चाहिए। मैं ये कहता हूं 5 तक याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो 1 तो वैसे ही 1 होता है, 2 का रूट आपको बता दिया, 3 बता दिया, 4 का रूट 2 होता है, 5 का आपको पता होना चाहिए। 5 तक याद करने बस बहुत है। ओके सर, ठीक है सर। बाकी देखो मेरी बात सुनो, बाकी जितने हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे ना, उतनी चीजें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। जितना आराम से मैं कराऊंगा उतना अच्छा आपकी समझ में आ जाएगा, बजाय कि मैं पहले 2 क्लासें लूं मैथ्स की और सारी बातें बता दूं और आप हड़ा उड़ी होती रहे। अब ये देखो जो साथ साथ आ रही है बातें ज्यादा अच्छी समझ में आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब है मेरे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, मोल वो है हमारे पास 3/2 RT। तो 3/2 1.5 लिख दो, अभी कोई मसला नहीं है। और R की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए किसमें, केल्विन में। तो टेम्परेचर है हमारे पास 0, तो प्लस 273 करो तो कितना हो जाएगा 273 के, सही हो गया? तो ये हो जाएगा 273। अब बस ये आपकी मल्टीप्लीकेशन थी। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इसको मैं कहूं कि ये 3/2 है और इसको 8.3 को मैं 8 मान लूं, इसको छोड़ दूं, तो 2 1 2 2 4 8, तो मेरा 4 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट, अगर मैं एरर खत्म करना चाहता हूं
तो 4.1 ले लेता हूं, और बोले, या अगर मैं इसको एरर को खत्म नहीं करना चाहता, तो 31 है ना, तो कितने से आता है 30? 15 का 15, that's it, 8.314 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 4 जा पॉइंट, फिर ये 31 है, तो 15 that's it। इस तरह समझ में आ रही है जो तुम पूछ रहे थे कि डिवाइड कैसे करना है? जी सर, वो तो आपके वॉइस नोट से समझ में आ गया था मुझे, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं 4.15 भी लिख सकता हूं और मैं 4 भी ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है इसको। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन है क्लास, तो इस मल्टीप्लीकेशन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा? सही है भाई क्लास, यहां तक सही है? यस सर। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन देखो, मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक्स हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन वो क्या कहते हैं कि यार इन मैथमेटिक्स की जो टेक्निक्स हैं इसकी आप प्रैक्टिस करें, 1 घंटा करें तो आप मास्टर हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, बजाय हमें उस पर टाइम बर्बाद करने के, एक नई चीज को सीखने के, जो मैथमेटिक्स से हमें ट्रिक आती है, अगर इसी को तुम, ये जो तुम मैथमेटिक्स मल्टीप्लीकेशन जानते हो यार, तुम इसको 20 मिनट भी कर लो ना, मैं कहता हूं कि तुम मतलब बहुत सारे स्टेप तो आंखें बंद करके मतलब शुरू कर दोगे, ये यूं होगा, ये यूं होगा, क्योंकि तुम बचपन से करते आ रहे हो। तो मैं मल्टीप्लिकेशन की उन टेक्निक्स को इसलिए ज्यादा प्रेफर नहीं करता। हाँ, कोई बहुत शॉर्ट टेक्निक हो तो वो मैं आपको खुद बता दूंगा, जिस तरह मैंने 11 वाली आपको टेक्निक बताई थी। ओके, 30 भी एक बार डिस्कस कर ले सर। 30 वाला, बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पानी और आयरन, याद है आपको? 2 मैंने मिसालें दी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। तो मैंने बताया था पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 है, और आयरन की है तकरीबन 500। तो आयरन की कम है और जो वाटर है उसकी ज्यादा है। तो मैंने कहा था जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी पानी की ज्यादा होगी, उतनी देर से टेम्परेचर चेंज करेगा, उतना आहिस्ता टेम्परेचर चेंज करेगा। तो मैंने लिखा है द लार्जर द वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब पानी ऑफ ए मटीरियल, इंप्लाइज, इसका मतलब यह है द लेसर इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, वो उतना कम टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। समझ आ गई? यस सर, सर थैंक तो यू। ये ट्रू हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? क्योंकि मैं भी ये क्लास जो है ना तकरीबन 30 मिनट की हो गई है, 10 मिनट रहते हैं, उसके बाद मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा तुम लोगों के साथ। तो उस वक्त तक मुझे और कोई क्वेश्चन बताओ। सर ये 29 में भी सर 29 वाला बताएं। कौन से 2 वेज है वो? हाँ, मुझे बताओ, जब मैंने आपको मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ाई थी, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मैंने आपको बताया था किसी गैस को हीट अप करने के 2 तरीके हैं क्लास, याद है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो वो जो 2 मोलर स्पेसिफिक हीट है उसकी वजह यह है कि वी हैव 2 डिफरेंट वेज टू हीट अप अ गैस, देयर इज नो थर्ड एंड फोर्थ मेथड टू हीट अप अ गैस, राइट? देखो, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो हम आपको 4 स्पेशल केसेस पढ़ाएंगे। आइसोबैरिक, वो तो कांस्टेंट प्रेशर वाला हो गया। आइसोकोरिक, जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हो गया, उसकी भी बात अभी हो गई। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब है कि सिस्टम कोई हीट ले नहीं रहा, इसलिए वो मेथड नहीं है तीसरा वाला। फिर चौथा है एडियाबैटिक, तो उसमें ना तो कोई हीट सिस्टम में जाती है ना बाहर आती है, अभी तफसीली बात हम उस पर कर लेंगे। तो इसका मतलब है देयर आर 2 मेथड टू हीट अप अ गैस, 2 वेज। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन मैंने बना के दे दिया कि 2 तरीके हैं किसी भी गैस को हीट अप करने के। और कोई क्वेश्चन बोलो अगर ये क्लियर हो तो। सर 32 वाला फिर से बता दें क्योंकि नेट ड्रॉप हो गया था मेरा। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था किसी गैस, ये है ना 29, कि देयर आर फॉलोइंग वेज टू हीट अप अ गैस, किसी गैस को हीट देने के कितने तरीके हैं। तो मैंने बताया 2 मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो वो 2 मोलर स्पेसिफिक हीट 2 तरीके हैं किसी भी गैस को हीट करने के, क्योंकि हम किसी गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, ये एक तरीका है। फिर किसी गैस को हीट अप कर सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दूसरा तरीका है। और इसी वजह से 2 हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनी थी, एट कांस्टेंट प्रेशर और एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो 2 तरीके हैं, 2 मोलर स्पेसिफिक हीट हैं, 2 तरीके हैं हीट अप करने के। यस, और कोई? सर 32 वाला बता दे, मेरा इंटरनेट ड्रॉप हो गया था। 32 वाला तो वो तो मैंने आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखे ना, 1 मिनट रुकना जरा, ये अगर तुम स्क्रीन के ऊपर देखो तो मैंने यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला ये तो तुम्हें आते ही होगा, 3/2 RT होता है। आर का मतलब है पर मोल की बात हो रही है, सही है? जी और सर। टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? 0 में, उसमें केल्विन में होना चाहिए।
तो मैंने क्या किया है, 0 में 273 को ऐड कर दिया। ओके ओके सर। क्या लिखा, ये R की वैल्यू लिखी है 3, तो मैंने इसको कहा अगर मैं इसको 8 मान लूं, ये है ना 8.314/2, 2 1 2, 2 4 8, तो मैं इसको 4 भी ले सकता हूं, और मैं पॉइंट है तो पॉइंट लगा के 31, तो 2 की टेबल में 31 कितना आता है, 15 से 30 होता है, तो 4.15 भी ले सकता हूं। तो मैंने कहा 4.15 3 and 273 को मल्टीप्लाई करना है बस आपने। ये मेरा ख्याल है इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा आपके 10 सेकंड ले लेगा अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस है तो। सही है? ओके सर। और किसी का कोई सवाल? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं, मेरे पास 6 मिनट हैं, तो दोबारा अगली क्लास भी मैं ले रहा हूं, ठीक है? अभी आप लोगों की थर्मोडायनेमिक के बारे में आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक के बेसिकली 4 लॉज हैं, 4 लॉज हैं, ठीक है? पहले को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, नहीं पहले को नहीं कहते, एक को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दूसरे को हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये दोनों हमारे कोर्स में शामिल है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक का एक लॉ बना और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बेसिक किस्म का लॉ है, ये सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन क्या करें 1 और 2 का नाम तो रखा जा चुका है। जब उन्होंने तीसरा लॉ डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा ये तो सबसे पहले होना चाहिए था, अब पहले वाले का नाम तो फर्स्ट पढ़ चुका, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो उसके बाद है फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो कि बेसिकली चौथा लॉ है। तो हमारे काम के जो है ना वो 3 है, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और एक बार फिर आप सुन लीजिए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत आसान किस्म की बात है। फर्ज कर लें कि 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है? पहला ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और दूसरा तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये बात समझ आ रही है? पहला दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरा तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जनाबे अली पहला और तीसरा भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे हम कहते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है? बात समझ आ रही है? पहला दूसरा थर्मल, अगर पहला और दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दूसरा और तीसरा भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है पहला और तीसरा भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। दिस इज कॉल्ड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यानी एक दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है और दूसरी तीसरी बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो पहली और तीसरी का टेम्परेचर भी सेम होगा, ये मतलब है। अब हम बाकायदा शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। अच्छा भाई, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब यह है, ये जो लफ्ज है ना थर्मो, थर्मो का मतलब तो हो गया हमारे पास हीट, और डायनामिक्स हमारे पास किससे निकला हुआ है? मोशन से। तो हीट हमारे पास, हीट क्या है? एनर्जी है। हीट को हम कह सकते हैं कि हीट हमारे पास जो है वो बेसिकली कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी। और मोशन हमारे पास कौन सी एनर्जी है? ये हमारे पास कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक हमारे पास किसी कौन सी ब्रांच है? एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सही है? तो ज्यादातर हमारे इसमें जो टॉपिक है वो कन्वर्ट करना है थर्मल एनर्जी को किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हमारी मोटरसाइकिल की या कार की मिसाल ले लो, उसमें हम पेट्रोल डालते हैं या गैस उसके अंदर भरते हैं जिसे हम सीएनजी कहते हैं, तो वो गैस या पेट्रोल उसमें इंजन में जाके बर्न करता है, जलता है। उस जलने से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। उस हीट के प्रेशर की वजह से कुछ गियर्स होते हैं वो मूव करते हैं, और उनसे फिर अटैच कुछ और बड़े गियर्स होते हैं वो मूव करते हैं, तो फिर टायर तक बात पहुंच जाती है और टायर चलना शुरू कर देते हैं। उसका मतलब है हीट कन्वर्ट हो रही है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सबसे पहला सवाल यह है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क किसको कहते हैं? हम किस चीज को कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क है वो जरा समझना आपने, वो क्या है? बेसिकली ये हमारे पास एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है सॉरी, और इस सिलेंडर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट, ठीक है? और ये इसका जो पिस्टन था वो इस वक्त यहां पर मौजूद था, हमने इसको हीट दी। हीट देने के बाद ये जो पिस्टन है ये मूव करके यहां चला गया, इस जगह चला गया। तो पिस्टन अपनी जगह से मूव करके ऊपर चला गया, तो ये सारा हिस्सा हमारे पास कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम।
देखो ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 में से आप वॉल्यूम 1 को माइनस करोगे तो आएगा चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हुआ, चेंज हुआ। वॉल्यूम चेंज होने से बड़ी अहम बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, और वो ये है कि पिस्टन मूव करना चाहिए। वॉल्यूम चेंज का मतलब है पिस्टन मूव करना चाहिए, ठीक है। और अगर इस पिस्टन के ऊपर मैंने कोई वेट रखा हुआ होता, कोई वेट रखा हुआ होता, तो वो जो वेट है, वेट पर यूनिट एरिया, वेट पर यूनिट एरिया, आप जी कुछ कह रहे हैं? तो वेट जो है वजन, वेट इज ए फोर्स, तो बजाय मैं वेट के मैं इसको फोर्स लिख सकता हूं, एफ अपॉन ए। तो ये जो एफ अपॉन ए है बेसिकली ये क्या है, दिस इज योर प्रेशर, ये प्रेशर है। तो प्रेशर जो है पी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि मैंने जो वेट उसके ऊपर रखा था वही वेट रखा हुआ है, इस वेट को मैंने चेंज नहीं किया, कम ज्यादा नहीं किया, तो प्रेशर मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जबकि वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क है वो बेसिकली हमें ये कहता है कि जो वर्क है इसको हम डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वर्क हमारे पास प्रोडक्ट होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। डेरिवेशन हमारे जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमें क्या करना है, रिजल्ट्स को डील करना है। तो इसको, इस इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज अ वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। इसमें P हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, प्रेशर है, और यू कैन से दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो डेल्टा V है इसको आपने चेंज इन वॉल्यूम बोलना है। तो क्लास पे एक चीज का जरूर ख्याल रखना है, दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम, डू नॉट से वॉल्यूम बिकॉज सिस्टम हैज वॉल्यूम। There is no such condition that system does not have any volume. If system does not have any volume, it means there is no gas occupied by the system, right? So there always volume occupied by the system. So there is a change in volume. Always there is a change in volume. So आप इस तस्वीर में देख सकते हो, there is a volume, there is a volume. पहले जो volume था बाद में volume है, लेकिन क्या चीज हुई, there is a change in volume. So अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जो जुमला इस्तेमाल किया करें वो इस्तेमाल किया करें चेंज इन वॉल्यूम। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड द वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स में किया जाने वाला वर्क कहलाता है मेरे पास। इसको हम कुछ एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर हम प्रेशर लेते हैं, यहां पे हम वॉल्यूम की वैल्यू लेते हैं। ये जरा थोड़ा सा उससे डिफरेंट है जो मैंने बॉयज में बनाया था, रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। बॉयज में मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिया था, यहाँ पे प्रेशर लिया था, जबकि मैं थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क है उसके अंदर यहां पर मैं वॉल्यूम ले रहा हूं, यहां पे प्रेशर ले रहा हूं। इस चीज को नोट करके रखिएगा अपने पास। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे कोई कर्व बना सकते हैं, जब यहां पे ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ मुख्तलिफ शक्लों के होंगे और ये मुख्तलिफ शक्लें इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। अभी मैं जो बना रहा हूं वो कुछ एक कर्व से बना रहा हूं, इस तरीके से ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, जहां पे प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या है, P1, और यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू है V1, राइट। ये पॉइंट है मेरे पास पॉइंट बी, जहां पे प्रेशर की वैल्यू है P2 और वॉल्यूम की वैल्यू है मेरे पास V2। तो यहां पर वॉल्यूम है मेरे पास और यहां पे ये एक्सिस मेरे पास प्रेशर, ओके। सो यहां पर मैं कह सकता हूं A है P1 V1 और B है P2 V2। ये सारी जगह देखिएगा, ये सारी जगह को मैं क्या कर रहा हूं, शेडिड कर रहा हूं। ये नजर आ रही है, इस जगह की बात नहीं कर रहा, इस जगह की बात नहीं कर रहा, इस जगह की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस शेडिड एरिया की बात कर रहा हूं। ये जो शेडिड एरिया है दिस इज नोन एज एरिया अंडर द कर्व, ये कर्व के नीचे का एरिया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स में किया हुआ वर्क है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के ऊपर जो हम कर्व बनाते हैं या हम जो भी ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ में वर्क किधर है, तो आप बताएंगे उस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो एरिया बेसिकली किसकी वैल्यू देगा, आपको वर्क की वैल्यू देगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि वर्क डन, इसको जरा मैं इन्वर्टेड कॉमास में बड़ा करके लिखूंगा, वर्क डन डिपेंड्स
अपॉन द पाथ फॉलोड। बहुत अहम बात है, इस अहम बात को याद रखिएगा, वह डिपेंड करता है पाथ पे। ओके, मैं आपसे कह रहा हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने के लिए आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, उस पाथ, वो जो पाथ होता है वो बेसिकली वर्क की वैल्यू आपको बता रहा होता है। क्या आप कोई भी पाथ फॉलो करें तो वर्क सेम आएगा? आंसर इज नो, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, कौन सा रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, मैं आपको और क्लियर करके जरा समझाता हूं। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ये मेरा कर्व है, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने का पहला तरीका कि मैं ए से बी में कर्व की तरफ मूव करूं। ओके, दूसरा तरीका मैं ऐसे जाऊं और फिर ऐसे जाऊं, पहले यूं जाऊं ए से सी पे और सी से बी पे। तीसरा तरीका मैं पहले ए से इधर आऊं पॉइंट डी पे और फिर डी से बी पे जाऊं। तो याद रखिएगा, वर्क डन ए टू बी नॉट इक्वल टू वर्क डन ए टू सी टू बी, नॉट इक्वल टू वर्क डन ए टू डी टू बी। ये सब आपस में इक्वल नहीं है। आप ए से बी का वर्क करें, वो वर्क कुछ और आएगा। हालांकि आप पहुंचे उसी बात पर, आपकी इसको ए को हमें कहना चाहिए इनिशियल स्टेट और बी को हमें कहना चाहिए फाइनल स्टेट। सो टू ब्रिंग ए सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट देयर कैन बी इन्फिनिट वेज। लामहदूद तरीके हो सकते हैं किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाने के। ये भी नोट कर लो, क्या मैं कह रहा हूं? इन्फिनिट वेज टू इन अ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ये बात समझ में आ गई? इस ए से बी तक आने के कितने तरीके हो सकते हैं? सिस्टम को ए से बी तक लाने के आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं? मैं आपको कह रहा हूं इन्फिनिट तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मूव करके ए से कहां पे आ सकते हैं? बी पे आ सकते हैं, ए से बी पे। और ये जो इन्फिनिट वेज हैं, क्या अब मैंने तो आपसे तीन तरीके यहां पे डिस्कस कर लिए कि पहला तो कर्व के ऊपर ए से बी पे आ जाओ, दूसरा तरीका है कि ए से सी पे जाओ, सी से बी पे आओ, तीसरा तरीका है कि ए से डी पे जाओ फिर डी से बी पे आओ। तो ये तीनों तरीकों में जो वर्क है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने एक चीज पढ़ी थी, सर कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास क्या है? बेसिकली मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी खींच रही है। तो अगर मैं इस मार्कर को छोड़ता हूं, ये मार्कर नीचे की तरफ आएगा, तो ये मार्कर नीचे आएगा किस वजह से? अपने वेट की वजह से। वो वेट इज अ फोर्स है, वो फोर्स बेसिकली कौन डेवलप कर रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कर रही है। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम को मूव कराने के लिए जो फील्ड है वो बेसिकली प्रेशर है। अच्छी तरीके से नोट कर लो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके से लिखा हुआ था कि जब मैं प्रेशर लिख रहा था तो मैंने ये लिखा था कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो मेरा प्रेशर है, ये प्रेशर मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव है। एक होता है कंजर्वेटिव फील्ड जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ होता है, किसी भी रास्ते से जाओ वर्क सेम ही लगता है, दिस इज कंजर्वेटिव। लेकिन अगर रास्ता मुख्तलिफ होने से वर्क डन मुख्तलिफ होगा, सो दिस इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव। सो थर्मोडायनेमिक में प्रेशर वो फील्ड है, प्रेशर इज अ फील्ड which basically move the piston. So pressure field is non-conservative field. ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लो यहां पे कि प्रेशर ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्केलर, ये भी अहम बात याद रहनी चाहिए, इज नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब प्रेशर डिफरेंट होने से वर्क डन डिफरेंट होगा। ओके, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम
आप यहां से यहां पर वॉल्यूम तो सेम ही चेंज कर रहे हैं, क्या चीज है जो डिफरेंट चेंज कर रहे हैं, वो है बेसिकली प्रेशर। प्रेशर तो प्रेशर इज अ डिफरेंट फील्ड, सो बाय अप्लाइंग डिफरेंट प्रेशर यू कैन ब्रिंग अ सिस्टम टू द सेम फाइनल स्टेट। ये जो मैंने लिखा है ये इन्फिनिट वेज है किसी सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, तो इन्फिनिट वेज की जगह पे इन्फिनिट वेज ऑफ या इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ प्रेशर भी कह सकते हैं, राइट? यहाँ पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे लाने के लिए, सो इनिशियल से फाइनल पे लाने के लिए जो चीज चेंज होती है, जो चीज डिफर होती है, वो होता है प्रेशर। तो प्रेशर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होंगे, मेरा ख्याल ये पॉइंट्स आपकी जहन में रहेंगे। ओके, तो अगर यहां तक किसी ने कुछ लिखना है, कुछ बात करनी है तो कर ले मुझसे, वरना मैं फिर इसके बाद आगे आपसे बात करूं। अच्छा जी, उसके बाद हम जिस चीज के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो बेसिकली है मेरे पास कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं और कुछ और चीजों के बारे में आपको बताते हैं। तो मेरे पास है जनाब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक चीज के बारे में आपको भी बता दूं, इनफैक्ट कि लॉ मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन चूंकि आप पहले भी सेकंड में पढ़ के आए, मैं तो डिस्कस कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ना। तो याद रखिएगा जो कंजर्वेटिव जो लॉ है, जो कंजर्वेशन के लॉज हैं, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पर अगर हम हैंड क्रैकर या हैंड ग्रेनेड की बात करते हैं, हैंड ग्रेनेड होता है ना, फौजियों के पास फेंक के फट जाता है, तो फर्ज करें कि अगर एक ड्रम है और उसमें मैं हैंड ग्रेनेड फेंक देता हूं और वो हैंड ग्रेनेड फट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, आवाज आती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो क्या हमने कभी रिवर्स होते हुए देखा है कि वो आवाज, वो हीट, वो वाइब्रेशन जो है वो दोबारा से आपस में मिले और वो हैंड ग्रेनेड दोबारा से बन जाए? सो वी हैव सीन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि द सिस्टम इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, इट इज नॉट मूविंग इन बोथ डायरेक्शन कि ए से बी पे जाए और बी से दोबारा ए पे आए। नो, हम देखते हैं सिस्टम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बेसिकली वो चीज है जो कि लीड करेगी हमें किसकी तरफ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ, कि सिस्टम एक ही तरफ क्यों जा रहा है, और अगर सिस्टम एक तरफ जा रहा है तो क्या चीज हमें हमेशा तब्दील होती मिलेगी, जिसे हम कहते हैं एंट्रोपी, राइट? यानी सिस्टम की बेतरतीबी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो ये एक बात थी जो मैं चाह रहा था कि एक आप याद रखिए, एक टाइम लाइन है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा सिस्टम, वापस नहीं होगा। हालांकि अकॉर्डिंग टू दी कंजर्वेशन लॉ जो है, कंजर्वेशन जो लॉ है उसके मुताबिक तो उसको रिवर्स होना चाहिए, मतलब कभी ना कभी इसको होना चाहिए कि अगर a प्लस बी सी प्लस डी के बराबर है तो c प्लस डी अगेन a प्लस बी के बराबर है, बट ऐसा नहीं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास एक चीज है, बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है हमारे पास कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सिस्टम है। अच्छा, जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिस्टम, तो बाय सिस्टम वी मीन ओनली वन थिंग एंड दैट इज द गैस। ये जो सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, बट रफली स्पीकिंग अगर आप इसको सिस्टम कह भी दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा सिस्टम इज ओनली द गैस इनसाइड द सिलेंडर, द गैस इज द सिस्टम, दैट्स इट। तो इसमें हमारे पास एक गैस है, ओके, और हम कर ये रहे हैं कि जनाब अली हम इसको कुछ हीट दे रहे हैं, जो हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस हीट को हम कह रहे हैं डेल्टा क्यू, ठीक है। तो मैं सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्या है, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू जब मैं हीट इसको दे रहा हूं तो हीट लेने के बाद मॉलिक्यूलर मोशन तेज होगी, पिस्टन को जोर लगाएंगे। अगर पिस्टन मूवेबल है और पिस्टन को मूवेबल रखा हुआ है तो ये पिस्टन मूव करके ऊपर जाता है। जो वर्क डन होता है, फर्स्ट करते हैं हीट मैंने दी है 10 जूल और जो वर्क डन होता है वो मेरे पास होता है 7 जूल। तो मैंने 10 जूल दिए, 7 जूल तो वर्क में कन्वर्ट हो गए। सवाल ये 3 जूल कहां गए, तो हम वो कहते हैं कि वो 3 जूल सिस्टम ने अपने पास क्या कर लिए, स्टोर कर लिए सिस्टम ने। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बनी कि डेल्टा क्यू जो है वो बराबर है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के, या हम ऐसे कह सकते हैं 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये इक्वेशन हमारे पास कहलाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ज्यादा प्रिसाइसली हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू।
और ये डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस है, वहां लेके चले जाए तो माइनस, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू तो समझ में आता है, और मैंने इस पे बड़ी प्रिसाइज किस्म की बातें हम थोड़ी देर पहले डिटेल में कर ली हैं आपसे कि डेल्टा डब्ल्यू क्या है। डेल्टा डब्ल्यू डज डिपेंड अपॉन पाथ, मैंने आपसे बात की है। इसी तरीके से डेल्टा क्यू इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन पाथ, ये भी पाथ पे डिपेंड करता है कि डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू बोथ डिपेंड्स अपॉन पाथ, जबकि डेल्टा यू does not depends upon path, it just depends upon initial and final state of system। सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो अभी मैं बना रहा था ना कर, तो ए से बी पर आया, ए से बी पे सिस्टम कैसे आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से बी पे वो कर पे मूव करे, ए से सी पे फिर बी पे आया, या ए से डी पे फिर बी पे जाए, जिस तरीके से हमने डिफरेंट पाथ बनाए थे। डेल्टा यू का ताल्लुक किसी से भी नहीं है, उसका ताल्लुक इनिशियल और फाइनल वैल्यू से है, दैट्स इट। इनिशियल से फाइनल पे वो कैसे आ रहा है, कौन से रास्ते से आ रहा है, इसका डेल्टा यू से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता इनिशियल से फाइनल पे वो कैसे आ रहा है, हीट डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू इस पर डिपेंड करता है, यानी ये दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं मेरे पास। ठीक है, अब डेल्टा यू के बारे में कुछ बात मैं और कर लूंगी। डेल्टा यू के बारे में बात इस तरीके से है कि ये तो डेल्टा डब्ल्यू समझ में आता है। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डेल्टा डब्ल्यू है पी डेल्टा वी। क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या पिस्टन मूव कर रहा है, अगर पिस्टन अपनी जगह पर है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जीरो है, तो वॉल्यूम जीरो है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गया, बड़ा क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से हीट, ये भी समझ में आ रही है, बहुत आसान सी बात है। क्या हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट ले रहे हैं, ये एक बात है। तो जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन सप्लाइड टू सिस्टम। इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज्ड, ये याद रखिएगा। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हीट हमने सिस्टम को सप्लाई की होगी, हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब ये हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि वर्क इज ऑल्सो पॉजिटिव, वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा मेरे पास। तो ये दोनों चीजें मेरे पास क्या होंगी, ये दोनों चीजें मेरे पास पॉजिटिव होंगी। ओके, ये अच्छी ये समझ में आ रही बात थी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू इन दोनों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बहुत अहम है थर्मोडायनेमिक्स में, आपको याद रहना चाहिए। और एप्टीट्यूड की क्लास तो वो ज्यादा अहम हो जाती है। सो अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो बढ़ रहा है। जी सर, ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दें। जी जी मैं बता रहा हूं, एक सिस्टम है, आपने उसको हीट दी, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम से याद रखो, वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब है वर्क पॉजिटिव है, तो जो हीट दी है वो भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। ओके, इसी तरह अगर आपने सिस्टम से हीट ले ली तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम से याद रखो, वॉल्यूम कम हुआ तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हीट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। राइट, ये बात समझ में आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ओके, अच्छा जी, तो नेगेटिव का मतलब ये होता है हीट ले रहे हैं, पॉजिटिव मतलब ये हीट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक तो हमारे पास ये बात होगी, ये मेरा ख्याल है अगर मैंने पॉजिटिव के लिए बता दिया है तो एंड में लिख देता हूं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि इसके ऑपोजिट कर लो बात। ठीक है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क पॉजिटिव है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वर्क नेगेटिव है। ये क्या, जो इसमें टेक्निकल चीज है वो है ये डेल्टा यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपके लिए नया लफ्ज नहीं है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैं गुनगुनाता हुआ आया हूं।
इंटरनल एनर्जी। अच्छा मेरे पास ना टाइम 8 मिनट है अभी। अच्छा ठीक है, अगर मेरे बोलते हुए क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा कनेक्ट होना चाहेंगे, यस या नो, ये मुझे व्हाट्सएप करके बता देना। दोबारा कनेक्ट होना चाहेंगे तो 5 मिनट में दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा तो डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, इसको जरा हमने समझना है। वो हीट जो सिस्टम के पास चली गई, वो सिस्टम के साथ क्या करेगी? जो जब सिस्टम के पास एनर्जी आ जाएगी तो सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगी? तेज हो जाएगी, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। काइनेटिक एनर्जी के इजाफे का मतलब है उनका टेम्परेचर हाफ mv² बार एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए हमेशा अपने दिमाग में रखना कि इंटरनल एनर्जी का रिलेशन बना देना टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर नहीं होता, इधर बिठा लो इस बात को। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर नहीं होता। क्यों? टेम्परेचर इज इन केल्विन, एनर्जी इज इन जूल्स। ओके, लेकिन देयर इज अ रिलेशन ना कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब भी हम इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या चीज चेंज होगी? टेम्परेचर चेंज। ओके, अच्छा अब ये बात कीजिए इंटरनल टेम्परेचर क्या होता है? इंटरनल एनर्जी अगर हम बात करते हैं मोनोटॉमिक गैस की, तो मोनोटॉमिक गैस को एनर्जी कितने तरीके से ले सकती है? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मिसाल के तौर पे ट्रांसलेशनल कह सकता हूं, वाइब्रेशनल कह सकता हूं, रोटेशनल कह सकता हूं। ठीक है, इसमें से जो रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ये दोनों टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। टेम्परेचर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। इंटरनल एनर्जी में अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंटरनल है, मोनोटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, तो इसका मतलब 3 तरीकों से वो एनर्जी ले रहा है। इन 3 तरीकों से एनर्जी को सम कर लो तो इंटरनल एनर्जी बन गई। लेकिन ये इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर पे कौन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है? सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए मैंने वहां पर आप लोगों को बात बताई थी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? मोनोटॉमिक गैस में मैंने वो क्या बताया था? मोनोटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज योर इंटरनल एनर्जी, इज योर टेम्परेचर। ओके, मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। तो डेल्टा यू का ताल्लुक किसके साथ जोड़ दो? टेम्परेचर के साथ जोड़ दो। मसलन क्या सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी, अब फिर वही बात है कि डेल्टा यू है, प्लीज ख्याल करना डेल्टा यू, इसका मतलब है सिस्टम के पास हमेशा इंटरनल एनर्जी होती है। या तो वो इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाती है या वो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। ये मत बोलना, ठीक है? U इज इक्वल टू 0, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या मतलब? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो पहले थी वही बाद में है। मतलब इंटरनल एनर्जी में डेल्टा यू का मतलब है चेंज नहीं आया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। ओके, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसको तुम ये बोलो इंटरनल एनर्जी 0, बहुत ही बेकार किस्म की बात है, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होती, इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 हमेशा रहती है। हाँ, इंटरनल एनर्जी कब 0 होती है ये सवाल है। चलो एमसीक्यूज में आ गया। वो कौन सी कंडीशन होगी जब इंटरनल एनर्जी 0 होगी? एब्सोल्यूट 0 पे, केल्विन के 0 पे, डिग्री सेल्सियस के -273.16, जहां पे मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो 0 केल्विन -273.16 या -460 फ़ारेनहाइट में इज द टेम्परेचर वेयर देयर इज नो इंटरनल एनर्जी। ओके, अच्छा अब यहां से एक बात और भी आप समझ सकते हैं, और वो बात ये समझ सकते हैं आप लोग कि जब भी हम आपसे ये कहते हैं, कितना टाइम मेरे पास? अच्छा 4 मिनट है। जब भी हम ये कहते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आई, 0। तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये कौन सा टेम्परेचर हुआ? इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इफ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब है नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो जो टेम्परेचर पहले था वो टेम्परेचर बाद में, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरीके से हम कहते हैं कि डेल्टा U जो है वो इंक्रीजिंग है।
डेल्टा यू की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है डेल्टा टी इज इंक्रीजिंग। समझ आ रही है? अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि डेल्टा यू जो है वो डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है डेल्टा टी इज डिक्रीजिंग। तो डेल्टा टी भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ओके, ये बात ठीक है। सो ये एक अहम कंडीशन है जो कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम पर भी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, दोबारा से देख लीजिए, इट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डेल्टा यू डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड अपॉन पाथ। ओके, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है वर्क डन नेगेटिव। ओके, तो ये सारी कहानी है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके बाद है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्पेशल केसेस, जिसमें से हर एक के हम ग्राफ बनाएंगे और पढ़ेंगे। तो मेरे पास टाइम तकरीबन आखिरी 1 मिनट बाकी है, तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।